ध्यान दीजिए। पेपर आप लोग का कितने मार्क का है? 80 मार्क का जी। और 20 मार्क कॉलेज से मिलने वाले हैं। जो 80 मार्क का हम पढ़ा रहे हैं उसमें से क्या क्या पढ़ा दिए एक बार बता देते हैं। प्रश्न 1 जो रहेगा वो 20 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। प्रश्न 2, प्रश्न 3, ये दो प्रश्न 10 मार्क के रहने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है वैसे एग्जाम में, लेकिन हम आपको अभी समय कम है इसलिए एक ही कराएंगे। 2 पार्ट है यहाँ पे। एक पार्ट का नाम है प्रवेश साझेदार का, और एक दूसरे पार्ट का नाम है निवृत्ति, रिटायरमेंट। साझेदार का संस्था में जब प्रवेश करते तब कैसे लेखांकन करते, उसके ऊपर एक प्रश्न आएगा 10 मार्क का। उसके अथवा में साझेदार की निवृत्ति आएगा। तो हम अभी जो पाठ चालू कर रहे हैं ना वो यही वाला है, जो प्रश्न क्रमांक 2 में बोर्ड के पेपर में आने वाला है। और जो प्रश्न क्रमांक 3 है इसमें आने वाला है आप लोगों को एक तो अपना जो दोनों पाठ पढ़ा दिए हमने, कौन था? विनिमय विपत्र और साझेदारी संस्था का विघटन। और ये दोनों पार्ट ही हम पढ़ा दिए, तो ये भी प्रश्न पूरा तैयार है। ये वाला अभी तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 8-8 मार्क के पार्ट है। इसमें कंप्यूटर का एक प्रश्न है जो थ्योरी रहने वाला है, जो हम एकदम उस मतलब वो हम नहीं पढ़ाएंगे, मान के चलो संगणक से रिलेटेड आपको थ्योरी में कुछ लिखना रहेगा, उसका उपयोग लेखांकन में किस तरीके से करते हैं वगैरह वगैरह। और उसके अथवा में आप लोग को शेयर से रिलेटेड यानी अंश से रिलेटेड लेखांकन रहेगा, शेयर की अकाउंटिंग कैसी करते हैं वगैरह वगैरह। ये वाला टॉपिक हम लास्ट में पढ़ाएंगे। क्योंकि ये कैसा है, इसके और में आपको कुछ ना कुछ तो जम जाएगा पेपर वगैरह नहीं, अगर हम मान लो पूरा सिलेबस नहीं कर पाए कवर, तो ये प्रश्न ऐसा है जिसमें आप कुछ तो लिख ही पाओगे अपने मन से भी। किससे संबंधित? कंप्यूटर से संबंधित आपको उसमें थ्योरी पूछी जाएगी, मतलब कंप्यूटर का उपयोग लेखांकन वगैरह में, नहीं क्या वो। और एक 2 प्रश्न है 8-8 मार्क वाले, जिसमें से एक है साझेदार का मृत्यु, और उसके अथवा में है विश्लेषण। ये विश्लेषण क्या है सर बता पढ़ाएंगे जब बताएंगे। और उसमें थोड़ा सा मैथ्स के जैसा टॉपिक है, तो गणित के जैसा, उसमें अकाउंट जैसा नहीं दिखने को मिलेगा, थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रश्न 6 और प्रश्न 7 है ना, ये कंपलसरी है पेपर में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है। ये 4 ऐसे प्रश्न थे 2 से लेकर 5 तक जहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा। जिसमें से 7वां प्रश्न हमने पढ़ा दिए, कौन था? साझेदारी संस्था का अंतिम लेखा। और इसी तरीके से एक अंतिम लेखा है अलाभकारी संस्था का अंतिम लेखा। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ाने के हैं 6वें नंबर का। जो जो स्टार बना रहे हैं ये टॉपिक बाकी है आप लोगों के, जिसमें राइट लगा है वो हो चुका है। तो 2 ही हुए हैं, बाकी सब बाकी है। ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ा दिया हमने। और इधर से भी जो तीसरे प्रश्न के लिए पढ़ा है ना, ये दोनों ही टॉपिक पढ़ा दिया अथवा का। अब ये बाद में लेट नोटिफिकेशन है, जिसके कारण हमको बाद में पता चला। अदरवाइज हम क्या करते थे, ये दोनों में से एक पढ़ाते थे और दूसरा क्या कर देते थे, स्किप कर देते थे, वो आखिरी में समय बचता तो करते थे। और ये प्रश्न एक जो ऐसा प्रश्न है जिसके लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सही गलत ये वो जो पूरे टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टॉपिक भी क्या हो जाएगा, प्रश्न एक भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब रही जो बाकी के 4 प्रश्नों की तैयारी, वो 4 प्रश्नों में से अभी हम क्या करवा रहे हैं आप लोगों को, प्रवेश वाला टॉपिक। ये प्रवेश वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो चालू है, जिसमें क्या क्या पढ़ाना है और प्रश्न कैसे चालू करना है, अभी एक रफ इंट्रोडक्शन के तौर पे बता के जो चल रहा है क्लास में वो कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा ये तीनों टॉपिक बाकी है, ये तीनों प्रश्न जो कि 8, 8 और 12 ये बाकी है। इसके अलावा ये हो गया है, ये फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका वीडियो देखकर पढ़ना है। जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बता रहे हैं। और ये वाला पार्ट भी जिनका नहीं हुआ है तो ये भी आप लोग को, जो भी और भी कुछ बच्चे जो लेट आए हैं, तो ये टॉपिक भी आप लोग को कभी देखना है, वीडियो के थ्रू देखना है। इन केस एग्जाम का और लेट होता है कोई कारण से, तो के केस में अगर समय बचता है तो पढ़ाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल मार्च में जो एग्जाम होने वाली है 4 मार्च का जो टाइम टेबल आया, तो के केस में हमारे पास समय उतना नहीं रहेगा कि हम आपको अलग से पढ़ा करके दे पाए। तो जो चीजें बाकी है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगी, ये भी आपका इनडायरेक्टली कवर हो जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में, साझेदार का प्रवेश। पेपर में कितने मार्क के लिए आएंगे? 10 मार्क के लिए। और 10 मार्क के लिए जो प्रश्न आएगा उसमें कुछ लेखांकन करना है। उस लेखांकन को करने के लिए और प्रश्न को समझने के लिए कुछ चीजों का समझना जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट है अनुपात का मूल्यांकन। अनुपात का मूल्यांकन ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो कि कुछ प्रश्नों में बीच बीच में आएगा। प्रश्न में एग्जैक्टली पूरा यही नहीं रहेगा, 1 मार्क का हिस्सा रहेगा ये 10 मार्क के प्रश्न में से।
जिसके बारे में 3-4 दिन से हम पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को टेंशन आ रही है, कैलकुलेशन है, इसीलिए तो एक बार इसको लास्ट में हम रिवाइज कर देंगे। प्रश्न चालू करने के पहले हमारे साइड से अभी हमने अनुपात पढ़ा दिए हैं। 2 तरीके के अनुपात पढ़ाए हैं। कौन से 2 तरीके के अनुपात पढ़ाए हैं सर? त्याग अनुपात, नया अनुपात। एक्चुअली ये 2 अनुपात की जरूरत अपने को प्रश्न में पड़ती है। एक तीसरे अनुपात की भी जरूरत पड़ती है। कौन थे? जो कि प्रश्न में हमेशा दिया रहता है। जिस प्रश्न में नहीं दिया रहेगा ना, उस प्रश्न में वो क्या मान लेंगे हम? एक एक का अनुपात है। किस अनुपात की बात कर रहे हैं हम? पुराने अनुपात की। प्रश्न में पुराना अनुपात दिया रहेगा जिसकी जरूरत पड़ेगी, और प्रश्न में अगर पुराना नहीं दिया है ना, उसे बराबर का मानेंगे। जैसे हम अपने अंतिम लेखे में मानते थे, कुछ नहीं बोला तो अपने आप बराबर बांटते थे। तो पुराना अनुपात के बारे में दिया ही रहता है, नहीं दिया रहेगा तो बराबर मानेंगे। जरूरत पड़ेगी ना आपको, किस 2 अनुपात की जरूरत प्रश्न में पड़ेगी? कभी कभी। ये हर प्रश्न में इसकी जरूरत पड़े ऐसा नहीं है, लेकिन सीख के तो रखना पड़ेगा। किस प्रश्न में जरूरत पड़ जाए पता नहीं। तो ये त्याग अनुपात और नया अनुपात, ये दोनों को निकालने का प्रोसीजर सिखा दिए, जो कि पहला पॉइंट था हमको इस टॉपिक को चालू करने के पहले के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन जो टॉपिक कैलकुलेशन का एक पार्ट है, इस टॉपिक को चालू करने के पहले यही आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कल ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ लेखांकन की प्रविष्टियां मालूम रहना चाहिए। किससे संबंधित सर? संपत्ति तथा देयताओं के पूर्ण मूल्यांकन से संबंधित प्रविष्टियां एवं प्रभाव। उसकी क्या प्रविष्टि होती है? संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन करते हैं, देयता का पूर्ण मूल्यांकन करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है, कौन से लेखे में, ये भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद इस प्रश्न चालू करेंगे। एक्चुअली करना अपने को यही है कि इस चीज को करने के लिए, पूर्ण मूल्यांकन संपत्ति और देयता का करने के लिए हमको कभी कभी ये त्याग अनुपात, कभी ख्याति का मूल्यांकन वगैरह करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज भी सीखना है अपने को, अनुपात का कैलकुलेशन और ख्याति का कैलकुलेशन। इसके अलावा हमको पंजी प्रविष्टि में जो लेखांकन के तौर पर लिखना है, वो रहेगा अपने संपत्ति और देयता से संबंधित पूर्ण मूल्यांकन की प्रविष्टियां। उसके बाद में एक और एक चीज अपने को काम की है, स्टेप्स। अब ये स्टेप सिखा बता देंगे और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीजें अपने कवर करना है चैप्टर चालू करने के पहले, पार्ट शुरू करने के पहले। तो हम क्या चीज बता दिए है? अनुपात का मूल्यांकन बता दिए है, जिससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख के थोड़ा समझ सकते हो। रही बात ख्याति की, तो अभी हम चालू कर रहे हैं किताब से। ख्याति के बारे में बता रहे हैं, ख्याति का अर्थ लिखा है यहाँ पे। ख्याति का हम अपने शब्दों में आपको अर्थ बताए थे पहले ही। क्या बताए थे सर? प्रसिद्धि। जो व्यापार का मार्केट में क्या होता है, एक पॉजिटिव नाम होता है, उसको लेखांकन की भाषा में क्या बोला जाता है? ख्याति, प्रसिद्धि। अब ये ख्याति के रहने से क्या होता है? व्यापार को बाकी व्यापार से थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, और जो ज्यादा कस्टमर आएंगे तो हमको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। तो ये जो एडवांटेज मिल रहा है हमको, किसके कारण? ख्याति के कारण। इस ख्याति का मूल्य कितना है? जो हम हमारा एकदम अगर ज्यादा प्रसिद्धि है तो हमारी ख्याति का मूल्य ज्यादा, और कम है तो कम। तो वो कैलकुलेट करना अपने को सीखना है। वैसे इसको कैलकुलेट करने का कोई सटीक फार्मूला नहीं। जैसे अपन कोई बच्चा खड़ा है, उसकी हाइट नाप सकते, एकदम परफेक्ट नाप सकते क्या? बिल्कुल नाप सकते टेप से। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कि किसी को दूर से देख के, वो जो चांद है वहां पे, वो चांद का दूरी कितना है देख के बता सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। वैसे ख्याति का मूल्यांकन कोई सटीक तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अलग अलग इंसान के नजरिए में अलग अलग उसका क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो वो वैल्यू का एक कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर आपको क्या करना है, सीखना है। एक मिनट, स्क्रीन गायब हो गई हमारा।
ध्यान दीजिए। तो ख्याति का पहले तो अर्थ सिंपल शब्दों में ध्यान में रखने का, जो व्यापार की प्रसिद्धि रहती है, जिसके कारण व्यापार को बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है बाकी व्यापार के मुकाबले, उसको लेखांकन की भाषा में ख्याति बोलते हैं। ख्याति के मूल्यांकन करने की पद्धतियां दी है, जिसमें से पहला पद्धति का नाम है औसत लाभ पद्धति। तो हम बोल रहे थे कि वो मूल्य कैलकुलेट करना कोई सटीक तरीके से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक अंदाज लगाया जा सकता है कि हम ख्याति है कि नहीं है। जैसे हम जो व्यापार में लाभ कमा रहे, ख्याति को डायरेक्टली महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना व्यापार किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो एकदम नया नया है, या हम अपने व्यापार के लाभ को किसी ऐसे व्यापार के लाभ से कंपेयर करें जो नया नया है। हम मान लो पाव भाजी का दुकान है हमारा बाजार में, पाव भाजी का दुकान लगा रहे हैं, जिसमें हम 10,000 का क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। उसमें से 6,000 खर्चा होता है, 4,000 की क्या होती है, दिन में कमाई होती है। अगर से यही पाव भाजी का दुकान हमारे ही 2-4 दुकान आगे कोई नया व्यक्ति लगाता है, तो उसका भी 10,000 का बिक्री होगा क्या? उसका थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा क्या हो सकता है 3-4 हजार का ही उसका बिक्री हो। हम तो 10,000 का बिक्री कर रहे हैं, उसने मान लो सिर्फ 4,000 का क्या किया, बिक्री किया, तो उसमें से 3,000 खर्चा भी किया, तो 1,000 रुपया उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। हमारा कितना लाभ हुआ था, 4,000। तो हम उसके मुकाबले अगर ज्यादा कमा रहे हैं, हम एक व्यक्ति के मुकाबले हम ज्यादा कमा रहे हैं, तो हमारे लाभ को हम क्या बोलेंगे, हमारे व्यापार में क्या है, हम बोलेंगे ख्याति है, प्रसिद्धि है। और ये जो अधिक लाभ हम कमाते हैं ना, इससे रिलेटेड भी कुछ मेथड है, वो बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे कि हम कैसे तय कर सकते हैं हमारे पास व्यापार में ख्याति है कि नहीं। अगर हमारा लाभ बाकी लोगों से ज्यादा है तो लाभ को ही देखकर हम ख्याति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो सटीक तरीका नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए किस चीज को बेच लिया जाएगा, व्यापार के लाभ को। अब जो व्यापार का लाभ है, उस लाभ का असर, मान लो हमने अपना व्यापारी उसको दे दिया जो नया व्यक्ति, तो अगर वो हमारी जगह दुकान लगाएगा, तो बताइए तभी भी 4,000 की बिक्री होगी, कि हो सकता है हमारी जितनी उसकी नॉर्मल से ज्यादा हो बिक्री। अगर हम अपना दुकान ही उसको बेच दिए, हम चले गए, अब हम कहीं दुकान नहीं लगा रहे, वो हमारी जगह लगा रहा है, जो 4,000 बेच रहा था 2-4 दुकान आगे, तो थोड़ा सा उसको लाभ मिलेगा। तो वो जो लाभ उसको मिलेगा, वो कितने समय तक मिलेगा हमारे कारण, कुछ समय तक, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 1 साल, 4 साल। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसका जो असर है, हमारे व्यापार का जो उसके जगह पे जो असर है, वो खत्म होने लगेगा। कहीं ना कहीं उसके ही कर्म का फल उसको मिलने वाला है। अगर वो अच्छे से करते रहेगा व्यापार, तो धीरे धीरे चल के उसको क्या मिल जाएगा, प्रसिद्धि उसकी खुद ही बन जाएगी। तो जो खुद उसकी प्रसिद्धि बनेगी, वो बनने के पहले तक कुछ समय तक जो पुराने हमारी प्रसिद्धि का उसको असर देखने को मिल रहा, वो असर कितने साल तक रहेगा, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा। तो मान लो, मान के चल रहे कि 2 साल उसका असर रहेगा। तो जो भी औसत लाभ हम कमाते हैं ना, मान लो हम औसत लाभ कमाते हैं 4,000, ये हमने दिन का लिया एग्जाम्पल, इसको साल का ले लो। तो साल भर में अगर हम 4,000 की जगह 4 लाख ले लेते एग्जाम्पल, 4 लाख रुपए अगर कमा रहे साल भर में, तो वो 4 लाख रुपए अगर आगे वाले व्यक्ति को भी व्यापार दे देते, तो वो भी कमाएगा, और वो 2 साल तक हमारे नाम से ही पैसा कमा सकता है। अगर ऐसा अनुमान है, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं 4 लाख 4 लाख 2 साल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 लाख। ये 8 लाख और अपने किसकी मूल्य है, ख्याति का मूल्य, ऐसा माना जाएगा। अब ख्याति को मूल्य करने के लिए अपने को पहले चाहिए जो 4 लाख हम बोले, वो 4 लाख क्या है सर, औसत लाभ। और उस औसत लाभ को हम गुणाकार किए है, किससे गुणाकार किए है, जितने साल वो चलने वाला है, कितने साल उसका फायदा हमारे व्यापार को मिलने वाला है, 2 साल। ये सब प्रश्न में दिया रहेगा। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 गुना के बराबर है, ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 3 वर्ष के बराबर है, ऐसा कुछ बोलेगा। तो वो औसत जो भी है वो निकालना पड़ेगा खुद से, और जितने वर्ष का वो तक हमको उसका बेनिफिट मिलेगा, वो लिखा है प्रश्न में, से गुणाकार करना पड़ेगा। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 4 साल का अगर लाभ दिया है, तो औसत कैसे निकालेंगे, चारों को जोड़ कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। औसत निकालना आता है सबको। तो पहले प्रश्न में आपको ख्याति नहीं, कुछ उदाहरण में आपको औसत निकालना सिखा रहे हैं। ख्याति कैसे निकालेंगे, कुछ वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 चीजें आएंगी, कभी कभी हम डिवाइड करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कभी भाग देंगे और कभी गुना करेंगे। भाग किससे देंगे सर, जितने साल का लाभ है उतने से। जैसे यहाँ पे आपको कितने साल का लाभ दिख रहा है, तो 4 साल से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमको बोला कि उसका असर 2 वर्ष तक है, 2 गुना है ख्याति, 3 गुना है, तो गुना वो 2 गुना और 3 गुना वाले नंबर से करेंगे। औसत निकालेंगे, जितने वर्ष का लाभ है उतने से, मतलब उतने से भागाकार करेंगे।
औसत निकालने के लिए, लेकिन गुणाकार कितने से करेंगे, जितने वर्ष तक उसका असर रहेगा, जो कि अपने को बताएगा, दोनों बातों के बारे में प्रश्न में बताएगा। तो प्रश्न आगे आएगा तो समझ जाओगे कैसा गुना और कैसा भाग करना है, कितने कितने से। अभी हमको यह उदाहरण में क्या लिखा है पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दो। साझेदारी व्यवसाय के पिछले 4 वर्षों की व्यवसायिक लाभ हानि निम्नलिखित है। पिछले 4 साल का लाभ दिया हुआ है। 2016 में 21 लाभ, 2017 में 80,000 लाभ, 2018 में 20,000 हानि, 2019 में 60,000 लाभ। तो 3 बार क्या हुआ और 1 बार क्या हुआ। तो ये लाभ और हानि मिला के जो क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, उसका टोटल कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम 1,20,000 को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, प्लस उसमें कितना जोड़ेंगे। लेकिन ये जो 20,000 है इसको क्या करिएगा, क्योंकि वो लाभ नहीं हानि है इसलिए माइनस कर रहे हैं, और 60,000 लाभ है इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। और ओवरऑल ये कितने वर्ष का हो गया टोटल वैल्यू 4, तो 4 से भाग करेंगे तो औसत आएगा। इतना सबको समझता है। तो बताइए ना, टोटल ये 1,20,000 और 80,000 होता है 2 लाख, और 2 लाख और ये 60,000 पहले जोड़ लो। 2,60,000 में से 20,000 क्या कर लो, बताइए 2 लाख, उसको कितने से भागाकार करेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग, ये 4 जीरो मतलब कितने हजार, ये 60,000 का औसत कैसे निकल के आया, समझ में आया। ये पहले तो कुल निकाला इसने, फिर औसत निकालने के लिए कितने से भाग किया, फिर औसत कितना आया लाभ, 60,000 का जो औसत आया, उसके बाद आगे प्रश्न में बोलेगा कि इसके दो औसत लाभ के 2 गुना के बराबर क्या है, ख्याति है। तो अभी हम सिर्फ औसत निकालना सिखाए हैं। औसत निकालने के बाद में आपको जितने गुना है ख्याति, किसके कितने गुना, औसत लाभ के कितने गुना। जैसे औसत लाभ के 2 गुना बोल दिया तो औसत लाभ को 2 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ख्याति आ जाएगा। 3 गुना बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ख्याति आ जाएगा। तो आगे प्रश्न में समझ में आएगा। अभी ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं क्या लिखा है। जैसे हमको बोल दिया कि ख्याति का मूल्य 2 गुना है, तो 60,000 का जो औसत आया उसको कितना से गुना करिएगा, तो 1,20,000। और जो 2 वर्ष है ना उसको क्रय वर्ष बोलते हैं। व्यापार किसी का खरीद लेने के बाद कितने वर्ष तक उसका असर रहेगा, तो उसको कौन सा वर्ष बोलते हैं, क्रय वर्ष। क्रय वर्ष मतलब किसी का व्यापार हम खरीद लिए घर और क्रय कर लिए तो उसका लाभ हमको कितने वर्ष तक मिलेगा, उसको 2 वर्ष अगर है तो क्रय वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हो, क्रय। तो प्रश्न उदाहरण 1 में आएंगे। आदि क्या है, आधी लाभ पद्धति के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। 2016 लाभ, 2017 में भी लाभ, 18 में भी लाभ, 19 में हानि, 20 में लाभ। आगे 1 मिनट, ये पेज गायब हो गया क्या बीच से। ये अधिलाभ मतलब क्या होता है, अधिक क गायब का मासे मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अधि मतलब जो अधिक हम लाभ कमाते। जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले बोले, आगे वाला व्यक्ति कितना कमाता, हम कितना कमाते 4,000, हम उससे अधिक कमाते क्या, हाँ 3,000 अधिक कमाते ना। वो 1 है कमा रहा है, हम 4 कमा रहे हैं, हम 3 जो अधिक कमा रहे हैं। अगर हम अधिक कमा रहे हैं तो ही हमारी ख्याति है। दूसरी पद्धति में क्या करते हैं, औसत को गुना करने वाली एक पद्धति होगी। अभी हम बात कर रहे हैं जो हम अधिक कमाते हैं 3,000, उस 3,000 को ही हम ख्याति के लिए अगर यूज करें, 3,000 गुना 2 कर दे, या 3 लाख गुना 2 भी, जैसे जब भी किए थे 60,000 आया था, तो वो 60,000 औसत था। औसत तो हम पूरा कमा रहे हैं, लेकिन मान लो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति कमा रहा है 50,000, हम कमा रहे हैं 60,000, हम अधिक कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं 10,000 अधिक, और वो 10,000 अधिक का गुणाकार 2 से करेंगे, 10,000 गुना 2 कितना आएगा आंसर 20,000। ये कौन सी पद्धति हो गई, अधिलाभ। औसत लाभ नहीं, औसत लाभ को 2 से गुना नहीं करेंगे, अधिक लाभ को या अधिलाभ को 2 से गुना करेंगे। अधिलाभ निकालने के लिए पहले औसत निकालना ही पड़ेगा, और उस औसत को कंपेयर करेंगे कि नॉर्मली कितना कमाया जाता है। तो नॉर्मली जो कमाया जाता है उस नॉर्मल वाले लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे औसत लाभ से। औसत बोले तो जो निकाले थोड़ी देर पहले वो, और अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल वाला कितना है वो निकालेंगे। सामान्य लाभ और नॉर्मल मतलब जो सामान्य लाभ और औसत लाभ। अगर सामान्य मतलब जो बाकी लोग कमाते हैं 50,000 मान लो, और औसत मान लो हम कमाते हैं 60,000 एग्जाम्पल के लिए, तो हम सामान्य लोगों से अधिक कमा रहे हैं, हमारा औसत जो है वो सामान्य से अधिक है क्या,
अगर सामान्य 50 है, औसत 60 है, तो हम अधिक है क्या? हाँ, 10 अधिक है, तो वो है अधिलाभ। और उस अधिलाभ की 10,000 की राशि निकलने के बाद उसको भी उतने ही क्रय वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे जितना बोला है। 2 बोला है तो 10,000 गुना 2 करके ख्याति निकाली जाएंगी। इस पद्धति में क्या करना है, 2 बातों का पता करना है, सिर्फ औसत लाभ नहीं पता करना। औसत लाभ जैसे बताया है अभी वैसा ही निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे व्यापार में हम पूंजी लगाए 3.5 लाख और विनियोग के प्रतिफल का प्रतिशत कितना है? विनियोग का प्रतिफल मतलब इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला रिटर्न। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, प्रतिफल मतलब रिटर्न। तो हम जो भी पैसा कहीं लगाते हैं उसमें हमको कितना प्रतिफल यानी कितना फायदा मिलता है? 12%। और हम व्यापार में कितना विनियोग किए हैं पूंजी का? अगर हम 3,50,000 व्यापार में लगाए हैं और 12% का प्रतिफल है सामान्य, तो 12% के अनुसार अगर हम गणना करें इस 3,50,000 में तो कितना आएगा, उसको कैसे निकालेंगे सर? इस 3,50,000 के विनियोग की राशि को 12% के प्रतिफल के प्रतिशत से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 3,50,000 गुना 12/100, 2020, 12 0, 12 पंचे का 0 हासिल आएंगे, 12 तिया 36 और 6 42, 4 लाख नहीं 42,000, 42,000। ये क्या आया सर? 3,50,000 का 12%, जो कि क्या है, हमारे 3,50,000 हमारे व्यापार का पूंजी विनियोग है। हमने व्यापार में कितना पूंजी का लगाया है? 350, और उस 350 में 12% का प्रतिफल के अनुसार कितना लाभ मिलना चाहिए? 42,000। लेकिन हमको जो लाभ दिया हुआ है, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सबका जोड़ करके कितना से भाग करेंगे, सोच के बताइए। 5 से करेंगे इस बार 4 से नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ने तो याद कर ले रहे 4 से भाग करना पड़ता औसत के लिए। नहीं भैया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ष है तो 5 से भागाकार करेंगे। पहले 5 को जोड़ लिया जाए, बताएंगे ना। 80, 95, 1,10,000 और 85,000, ये चारों को क्या करो, और या 40,000 को करते, ये चारों को जोड़ रहे हैं। डायरेक्ट जोड़ू क्या? नहीं तकलीफ हो जाएंगी, रुक जाओ। 80,000, 95,000, 1,10,000, 85,000 माइनस 40, बाद में लिख दिए तो तकलीफ है क्या? डिवाइडेड बाय 5। 80, 95, 110, 185, 85 को कैसा घटाएंगे, जोड़ेंगे। ये तीनों का जोड़ करते हैं। 85, 80, 165, 165 में 5 डाल दिए, 170 और 90, 260 और 110, 370, 370 40 गए तो 330, 330 को 5 से भाग करना है। 330 को 5 से भाग करिएगा, नहीं करिएगा? हाँ, एक काम करते हैं ना, ऊपर भी 2 से गुना कर देते, नीचे भी 2 से गुना कर देते। करो ऊपर और नीचे 2 से गुना, नीचे क्या आ जाएगा 10, ऊपर क्या आ जाएगा 330 का 6,60,000। अब 1 0 कैंसल, 66। ऐसा भी कर सकते या 5 से भाग देते बैठो। हम इधर और इधर क्या किए, ऊपर और नीचे क्या कर दिए है, 2 से गुना कर दिए। क्यों किया पता है? क्योंकि हमको मालूम है 5 को 2 से गुना करने पे 10 आएंगे, फिर 0 काटा जा सकता है। हम 2 से गुना कर दिए, ऊपर 2 से गुना करने के लिए डबल कर दिए, 330 का डबल 660, और ये 660 को 10 से भाग देना आसान है। हाँ, अदरवाइज आप 330 को 5 से भाग करोगे ना नॉर्मल तरीके से, तो भी आपका आंसर 66,000 आ जाएगा। 66,000 कहाँ से आया औसत लाभ, किसी को समझ में आया? 66 का औसत आया और 42 का सामान्य। 42 कहाँ गया सामान्य? 42 सामान्य लोग कमाते हैं और हमारा औसत 66 है। हम ज्यादा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे हैं तो ख्याति नहीं है, अगर कमा रहे हैं तो ख्याति है। कितना है? पहले तो हमारा अधिलाभ कितना है? अधिलाभ सर, अधिलाभ बोलते किसको है? औसत में से सामान्य जो है वो घटा दो। औसत है 66,000, 66,000 माइनस सामान्य कितना है 42,000, तो 66,000 माइनस, बताइए ना कितना आ रहा है? 0 6 में से 2 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, 24,000 कौन सा लाभ है? अधिलाभ। बोलिए, एरो नहीं दिख रहा? एरो चालू नहीं किए ना, ठीक है ना? ये दिख रहा है अभी कहाँ किए? 24,000। 24,000 रुपए का क्या आया?
और इस अधिलाभ के बाद बताएंगे कि कितने वर्ष का क्रय वर्ष है, मतलब खरीदने के बाद कितना असर रहता है, क्रय वर्ष से मल्टीप्लाई भी करेंगे। आगे बोला होगा ख्याति का मूल्य 2 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के अनुसार लगाया जाए। कैसे? 2 वर्ष के अधिलाभ के बराबर। तो वो अधिलाभ आया 24,000, उसका 2 वर्ष मतलब 2 से गुणाकार करके बताइएगा। 24, 24, 48। तो ये जो अपनी सामान्य इसका भी आया 42 और 66। उसके बाद उसने अधिलाभ की गणना करा, 66 माइनस 42 कितना आया? उस 24,000 के अधिलाभ को कितने वर्ष के क्रय वर्ष से मल्टीप्लाई किए? 24 गुना 2। ख्याति का मूल्य कितना आया? नहीं समझे? तो ये पद्धति थोड़ी सी अलग है। एक अधिलाभ वाली पद्धति है और एक औसत लाभ वाली। औसत में तो टेंशन ही नहीं है, औसत निकालने का, क्रय वर्ष से मल्टीप्लाई करने का। दूसरा अधिलाभ का पद्धति में अधिलाभ निकालने के लिए औसत तो निकालना ही है, साथ ही साथ आपको सामान्य के लिए क्या दिया रहेगा? अपने पूंजी विनियोग की राशि को जो सामान्य प्रतिशत है, दर है, जिस दर से प्रतिफल मिलता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों चीजें जानकारी प्रश्न में दी रहेंगी तो अपने को क्या मिल जाएगा? सामान्य लाभ। जैसे 3,50,000 का आपने को क्या दिया था? पूंजी विनियोग और 12% का प्रतिफल। तो 12% के हिसाब से 3,50,000 पे 42,000 का सामान्य लाभ होना चाहिए। उस 42,000 के सामान्य लाभ को कंपेयर करेंगे किसके साथ? औसत लाभ जो कि 66,000 है, जो कि ज्यादा है। तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देंगे तो क्या आएगा? 24,000 का अधिलाभ। और उस अधिलाभ को जो क्रय वर्ष है ना 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये क्रय वर्ष हमेशा 2 ही रहेगा क्या? नहीं, वो प्रश्न में जितना बोलेगा उतना लेंगे। बोलो। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है, प्रश्न कहाँ से कहाँ तक बता रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ तक प्रश्न ही चाहिए। कितना प्रश्न है जिसमें आपको अधिलाभ पद्धति के अनुसार जानकारी जो दी उससे मूल्यांकन करना है। ख्याति का 5 साल का औसत निकाल लिए, पूंजी की राशि और विनियोग के प्रतिफल का प्रतिशत दिया है जिससे हम सामान्य लाभ निकाल लिए, दोनों को कंपेयर करके अधिलाभ निकाले। और ख्याति के बारे में बोला ही, ख्याति का मूल्य 2 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के अनुसार लगाया जाए। तो अधिलाभ निकाल के 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे आ जाते, थोड़ा लंबा है, इतना लंबा पेपर में आएगा ऐसा जरूरी काय को मक्खी समान कर रहे हो। अभी हम आगे आ जाते हैं ख्याति से रिलेटेड जो पंजी प्रविष्टियां है। ख्याति से रिलेटेड नहीं, अपना ये क्या कौन सा टॉपिक था? ये ख्याति के मूल्यांकन के बारे में प्रश्न में जैसे जैसे आएगा और तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं हम। संपत्ति और देयताओं का मूल्यांकन से संबंधित टॉपिक में आ जाते हैं। बताइए ना, संपत्ति कौन सा अधिक होती है? और देयताएं? तो इस संपत्ति की राशि को बढ़ाना है, अगर प्लस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? जब आपको बढ़ाना है तो आप उल्टा सीधा क्यों करते हो? अगर कोई चीज पहले से क्या है, विकलन है, उसको और बढ़ाना है तो उसको उल्टा कर देंगे। घड़े में पानी भरा है, उसमें और पानी भरना है, घड़े को उल्टा कर देंगे। घड़े में पानी भरा है, हम खाली करना चाहते हैं, घड़े को सीधा ही रखेंगे? उल्टा कर, उल्टा कब करेंगे? जब काम करना है। सीधा कब रखेंगे? तो बताइए ना, विनियोग अगर संपत्ति अगर विकलन है उसको बढ़ाना है और विकलन ही करेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? उल्टा मत करो, विकलन का उल्टा क्या होता है? करना ना समाकलन। कब? जब आपको घटाना है, उल्टा करना है। समझ रहे हो? यानी सर हमको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गलत जवाब, उल्टा। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम घटाने के लिए विकलन भी करेंगे। कब करेंगे सर? जब हमको देयताओं को घटाना है।
क्यों? क्योंकि देता समाकलन है, और घटाने के लिए क्या करेंगे? उल्टा विकलन करेंगे। नहीं समझ? यानी घटाने के लिए विकलन करेंगे कि समाकलन करेंगे? कभी समाकलन, कभी विकलन। अगर ऑलरेडी कोई लेखे का आधिक्य, जैसे संपत्ति के आधिक्य की बात करें तो वो विकलन है, तो उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? समाकलन। और वही अगर देता समाकलन है जो पहले से, उसको घटाने के लिए क्या करेंगे? विकलन। घटाने के लिए विकलन और समाकलन करेंगे, तय अपन अपने मन से नहीं कर सकते, किस आइटम को घटा रहे हैं वो मैटर करता है। समझ में आया? नहीं समझ में? देयताओं को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? अभी जो बच्चों का बेसिक नहीं हुआ है तो वो बच्चों को खासतौर पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझ के रखना है, याद रखना है। ये टेबल जो बना है ये पूरा अभी पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे, तो वो पीडीएफ से आप घर में, हाँ पूरा पूरा पीडीएफ भेजते ना, तो ये जो भेजेंगे ना, इसमें आपको क्या करना है, जाके घर में जाके लिख लो एक बार कॉपी वगैरह में, और फिर उसको क्या करो, ध्यान से पढ़ के आओ, क्योंकि इसी आधार पे पंजी प्रविष्टि बनेगी। तो जो ये संपत्ति का विकलन आधिक्य है, जिसको बढ़ाने के लिए हम क्या करने बोले हैं? विकलन। कैसे पागल बच्चे उल्टा खड़ा करते क्या भरने के लिए? चांद पे पहुंच गए कि अंतरिक्ष में है क्या? तो उल्टा घड़े में पानी भर रहे। ग्रेविटी होता है नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण। फालतू पना नहीं करने। विकलन अगर कोई आधिक्य है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करिएगा? समाकलन। समाकलन दिमाग खराब करते। अगर देता समाकलन आधिक्य, देता कौन सा आधिक्य, उसको बढ़ाना है तो क्या करें? समाकलन। अरे विकलन कर दे रे देवा, उल्टाच करते ना देवा, बढ़ाना बोल रहे तो उल्टाच कर दे। बढ़ाना है बोले ना तो जो है पहले से वही करो आप। समाकलन है तो बढ़ाने के लिए समाकलन करो, उल्टाच कर दे रहे। कम करने के लिए उल्टा करते ना। एक साथ, क्योंकि प्रश्न में क्या आएगा आपको एक साथ। और अब हर प्रकार के फायदे नुकसान के लिए एक लेखा बनाएंगे जिसका नाम है पूर्ण मूल्यांकन लेखा। जैसे अपन अपने साझेदारी के विघटन के प्रश्न में क्या बनाते थे, एक लेखा जिसमें सब लाभ और हानि को रिकॉर्ड करते थे, रोकीकरण, और एक नाम था उसका वसूली लेखा। वैसे ही अपने साझेदार के प्रवेश में, मृत्यु में, निवृत्ति में, हर तरीके के टॉपिक में कौन सा लेखा बनाएंगे, जिसको किस लिए उपयोग करते हैं? व्यापार से संबंधित जब कोई साझेदार का प्रवेश, मृत्यु या निवृत्ति होती है तो होने वाले लाभ हानि को रिकॉर्ड करने और संपत्ति लाभ का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए उसको उपयोग करके, मेनली हम बोले तो फायदे नुकसान के लिए उसको बनाते हैं। और फायदा नुकसान मतलब लाभ हानि मतलब, या आय और व्यय मतलब अवास्तविक। अवास्तविक का नियम क्या बोलता है? व्यय लेखा, आय लेखा। बस व्यय रहेगा तो विकलन में लिख देना, व्यय मतलब हानि, नुकसान, नेगेटिव जो है, और जो फायदा है, आय है, कमाई है, लाभ है, उसको समाकलन। तो मतलब पूर्ण मूल्यांकन को विकलन कब करेंगे? नुकसान है, फायदा है तो क्या करेंगे? समझ में? अब एक एक करके प्रविष्टि बताओ आप लोग। शांति रखो थोड़ा। संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो पहले ये बताइए कि फायदा है कि नुकसान है? इतना सबको समझता है संपत्ति का। तो अगर फायदा है तो पूर्ण मूल्यांकन को विकलन करिएगा कि समाकलन करिएगा? आधे समाकलन बोलते हैं, आधे विकलन बोलते हैं। अब भी सीखा है कि अगर फायदा है तो समाकलन करो, उसमें भी विकलन बोल देते। कैसा बोलते तो मालूम नहीं। बताओ ना, पूर्ण मूल्यांकन लेखा को विकलन करिएगा कि समाकलन करिएगा? कर देते हैं।
और बताइए संपत्ति का मूल्य बढ़ाना है, पहले आंसर देना जरूरी नहीं है, नहीं तो भगा देंगे, फालतूपना नहीं करने का। विकलन समाकलन मच्छी बाजार नहीं है, जाओ घर जाओ। हंसना नहीं है बोल रहे तो फालतू हंसते हो। संपत्ति का मूल्य हमको बढ़ाना है, जिसको आता वही बोलो, जिसको नहीं आता वो मत बोलो। नहीं बोलेंगे तो चल जाएगा, गलत बोलना नहीं, जिसने गलत बोला उसको भगा देंगे सीधा। सोचो पहले, मत पहले बोलता कुछ भी कुछ बोल रहे हो, आता आता नहीं, फालतू बना कर रहे बैठ के। संपत्ति का आधिक्य विकलन होता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, विकलन। समझ में आया? तो विकलन में क्या आएगा, संपत्ति, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, संपत्ति लेखा विकलन। ये प्रविष्टि जो है ना, ये काय की प्रविष्टि है सर, संपत्ति का मूल्य बढ़ाने पर क्या प्रविष्टि होगी, संपत्ति का लेखा विकलन किया जाएगा संपत्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो पहले से विकलन है और बढ़ाने के लिए विकलन कर दिए। और जो फायदा होगा संपत्ति को बढ़ने से, उसके लिए पूर्ण मूल्यांकन लेखा को समाकलन। नहीं समझा? इतना आसान है, उसमें मूल्यांकन का विकलन समाकलन कुछ भी कुछ बोल दे रहे मन से। कम से कम जो सुन रहा है उसको समझ में तो आना चाहिए, कोई एक चीज समझ में आना चाहिए। वो मूल्यांकन का उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे, भगा देंगे। सही में भी उल्टा सीधा बोले तो आ रहा तो बोलो, ना तो फालतू टाइम पास के लिए मत बोलो। जो पूछ रहे वो बोलो, जो आता वो मत बोलो। संपत्ति का मूल्य कम होने पर सिर्फ इतना बताओ कि फायदा होगा कि नुकसान। संपत्ति कम हो रही है मतलब नुकसान, नुकसान के लिए पूर्ण मूल्यांकन को क्या करेंगे, विकलन। क्योंकि पूर्ण मूल्यांकन व्यय अगर है, हानि है, नुकसान है, तो विकलन और समाकलन कब करेंगे, जब फायदा है। अभी क्या हो रहा है, संपत्ति का मूल्य कम जो कि नुकसान है, इसीलिए पूर्ण मूल्यांकन क्या होगा, पूर्ण मूल्यांकन लेखा। और बताइए संपत्ति का राशि कम हो रहा है, संपत्ति पहले से क्या है वो बताओ पहले। विकलन आधिक्य, संपत्ति कौन सा आधिक्य होता है, विकलन। उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या करेंगे, समाकलन। तो प्रविष्टि में संपत्ति का लेखा क्या होगा अब की बार, संपत्ति लेखे से समाकलन के तौर पे लिखे। इसी प्रविष्टि आपको संपत्ति के मूल्य को कम करने के लिए करना है। प्रश्न में संपत्ति का नाम लिखा रहेगा तो नाम लिखेंगे, और यहाँ पे संपत्ति जो लिखे उसकी जगह जो भी संपत्ति है, मशीन, फर्नीचर, उपस्कर, विनियोग वगैरह वगैरह। नहीं समझे, स्कंद वगैरह। इसी तरीके से देयता का यानी दायित्व का मूल्य बढ़ने पर, अगर दायित्व बढ़ रहा है, पहले हमको फायदे नुकसान की बात बताओ। फायदा है कि दायित्व, दायित्व बढ़ रहा है, नुकसान। इतना समझ में आया? और पूर्ण मूल्यांकन को क्या करेंगे, नुकसान के लिए, हानि के लिए। पूर्ण मूल्यांकन लेखा विकलन। इतना सबको समझ रहा है ना, दायित्व बढ़ना बोले तो नुकसान की बात है, और नुकसान के लिए, व्यय के लिए पूर्ण मूल्यांकन को क्या करने बोले, विकलन। तो कर दिए। प्रविष्टि में विकलन इस तरीके से लिखते, पूर्ण मूल्यांकन लेखा विकलन। दायित्व पहले से कौन सा अधिक है, समाकलन। उसको क्या कर रहे हैं हम, बढ़ाना चाहते हैं। दायित्व बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, समाकलन। दायित्व का लेखा क्या होगा, देयता बोलो या दायित्व बोलो, देयता लेखे से। देयता की जगह उसका नाम लिखा रहेगा प्रश्न में, जो भी देयता है, उत्तमन, जो भी तरीके का दायित्व होगा उसको समाकलन करेंगे नाम के साथ। नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। देयता का मूल्य कम होने पर, बताइए मेरे को पहले तो, देयता, दायित्व कम होगा तो फायदा नुकसान। दायित्व कम हो जाएगा तो फायदा है ना, फायदे के लिए किसको समाकलन करेंगे, फायदा है तो पूर्ण मूल्यांकन को क्या करेंगे, क्योंकि पूर्ण मूल्यांकन का लेखा अवास्तविक के नियम से बनता है। अवास्तविक का नियम क्या बोलता है, व्यय है तो विकलन, आय है तो, ये आय है एक प्रकार का फायदा है, दायित्व तो कम होगा यार, तो फायदे के लिए किसको समाकलन करेंगे।
और धाई तो कौन सा आधिक्य है? समाकलन। ऑलरेडी हम जब आधिक्य पूछते हैं तो उसका नेचर तय है कि वो है समाकलन, लेकिन करना क्या है उसको? कम करने के लिए क्या करेंगे? जब उल्टा करना है, कम करना है मतलब उल्टा करना है, उल्टा करने के लिए समाकलन है तो क्या कर दो? नहीं समझी? घड़े का पानी कम करना है तो क्या करेंगे? उल्टा कर। बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे, सीधा ही चढ़ने देंगे। समझ रहे हो? नहीं कम समझ रहे हो? देता लेखा विकलन, इसको आप लोग को रट्टा मार के याद करने की जरूरत। हाँ, जो उन बच्चों से बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि वो याद करो जिन बच्चों का बेसिक नहीं हुआ है, खासतौर पे जो 11वीं में पढ़ाया हुआ जाने वाला जो टॉपिक 12वीं में पढ़ाए थे, पंजी प्रविष्टि, जिनको पूरे नियम अच्छे से ध्यान में नहीं है, उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो लोग एटलीस्ट ये याद कर लो, तो उनको तकलीफ कम होगी। एटलीस्ट ये एंट्री आपको समझ में अगर नहीं आ रही है, ये विकलन समाकलन, तो आप ये प्रविष्टि याद कर लो, संपत्ति बढ़ने की जो भी तरीके से अभी बताया, एटलीस्ट इतना भी समझ रहा तो उसको याद कर लो। बकरी का वीडियो नहीं लगाने का है। तो ये जो प्रविष्टियां हम बताए, 4 प्रविष्टि समझी क्या? लेखा, लेखे से बाद में लिखे समाकलन। चलो ठीक है, और कछु प्रॉब्लम है? तो ये जो पढ़ता है इतना ध्यान में रखिए, और ये लिख कर आइए क्या, ये जो ये वाला पेज है ना, ये 3 लिखा हुआ, ये पेज देख लो थोड़ा सा, शुरू से लेके ये जो लिखा है आज, क्या लिखा है? ये जो बच्चों के पास सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, पेपर पैटर्न, ये लिख लो। ये उस हाँ भेज रहे ना, पूरा भेज देना। और इसके अलावा ये पाठ चालू करने के लिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? नए साझेदार के प्रवेश के लिए अनुपात और मूल्यांकन का वो बता दिए, क्या कर दिए, वो सिखा दिए। और ख्याति आज सिखा है, तीसरा संपत्ति जैसा का पूर्ण मूल्यांकन सिखा रहे हैं, और ये कल खत्म हो जाएगा लगभग। और ये स्टेप और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कल ही बता के परसों प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं। तो जो ख्याति ये भी सीखा है, संपत्ति वगैरह का ये पहले आ गया, और उसके बाद ख्याति का बाद में आ गया। तो जितना भी है इतना क्या करो, एक बार लिख लो। इसमें से काम का जो है, जो हम लिखा है, एटलीस्ट उसको अपने शब्दों में लिख लो समझने के लिए। नहीं भी लिखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए। तो आज के प्रवचन समाप्त होते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।